एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 10 की सोशल साइंस में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और वो रिवीजन होगा लोकतंत्र के परिणाम के बारे में। और इस और इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट्स में जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और इसका सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि एमसीक्यू, एमआईक्यू, सारा कुछ अवेलेबल है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो अब क्या जानेंगे, आज हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे और वन शॉट में पूरा चैप्टर अपन खत्म कर देंगे। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, बढ़िया। अब चलते हैं अपन तो सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर के परिचय को जान लेंगे, इंट्रोडक्शन को जान लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। परिचय या इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। सबसे पहले क्या जानेंगे कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि दुनिया के 100 से अधिक देशों में फैली हुई है, तो क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था सही मायनों में कारगर है? क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन की अपेक्षा कारगर है? अन्य शासन जैसे कि राजतंत्र या तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र कितना सही साबित होता है और कितना गलत साबित होता है, उसी का मूल्यांकन करना है। यानी कि लोकतंत्र के जो परिणाम निकलते हैं, डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट आता है, वो किस तरीके का आता है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, और उसके बाद देखेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र के द्वारा आर्थिक समृद्धि कितनी होती है, विकास कितना होता है, या फिर तानाशाही शासन जो है लोकतंत्र की अपेक्षा ज्यादा आर्थिक समृद्धि और विकास करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आखिरी पार्ट में लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां, यानी कि असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र के कारण कितनी हद तक असमानता कम हुई है, कितनी हद तक गरीबी कम हुई है। उसके बाद देखेंगे सामाजिक विविधताओं में लोकतांत्रिक शासन में किस तरीके से सामंजस्य होता है। उसके बाद देखेंगे नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के बारे में जानेंगे, यानी कि लोकतांत्रिक देश नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को बनाए रखने में किस तरीके से सहायक है। उसके बाद देखेंगे भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बात होगी इस चैप्टर के परिचय की, यानी कि इंट्रोडक्शन की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो कि भारत में आजादी के पश्चात जब से संविधान बना, यानी कि 1950 से जो है विद्यमान है, तो उस लोकतंत्र के उस डेमोक्रेसी के परिणाम या रिजल्ट क्या सामने आते हैं, उसका मूल्यांकन करना है, उसका इवोल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन जो है शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। भाई, लोकतंत्र को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर माना गया है। शासन की अन्य व्यवस्थाएं जैसे तानाशाही शासन हो या राजतांत्रिक शासन हो। तानाशाही शासन में क्या होता है, आप सभी जानते हैं, तानाशाही शासन में कोई नियम, कायदे, कानून नहीं होते। शासक किसी कानून को नहीं मानता, वो सिर्फ खुद के कानून को मानता है। डंडे के बल पर शासन होता है, उसके मन में जो आ गया, जो उसने बोल दिया, वही काम किया जाता है, ठीक है। उसके पीछे फिर तर्क और वितर्क की कोई बात नहीं रह जाती। राजतंत्र में कैसा शासन होता है, राजतंत्र में वंशानुगत शासन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश के व्यक्ति शासन करते रहते हैं। आम जनता को राजनीति में हिस्सेदारी का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि लोकतांत्रिक शासन जो है शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन किया जाता है। उसके बाद हम देखें तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है।
अपन जान चुके हैं कि तानाशाही और राजतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो किस तरीके से होती है। तो उनके कंपैरिजन में, तानाशाही और राजतांत्रिक व्यवस्था के कंपैरिजन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उच्च माना गया है। उसके बाद देखें कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है, तो क्यों बताया गया है। पहली बात हमने लाइन देखी, पहली लाइन देखी कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, तो वो क्यों है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। नागरिकों में क्या बढ़ाता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। उसके बाद देखें तो टकरावों को टालने और संभालने का तरीका देता है, यानी कि भारत जैसे विविधता भरे देश में, डाइवर्सिटी वाले देश में, जहां पे अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इतनी विविधताओं भरे देश में टकराव तो होगा ही, ठीक है। अलग अलग जाति के बीच, अलग अलग धार्मिक समुदाय के बीच टकराव होना स्वाभाविक सी बात है। तब भी उन टकरावों को टालने और संभालने का तरीका कौन देता है, लोकतंत्र देता है। उसके बाद देखें, इसमें गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश रहती है। किसमें रहती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश रहती है, ठीक है। कैसे रहती है, अगर कोई कानून देश के हित में सही नहीं पाया जाता है, अगर उस कानून से कुछ समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो लोकतंत्र के संविधान में संविधान संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। तो यही बात वहां पे की गई है कि इसमें गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश होती है। इसलिए इन सब कारणों की वजह से लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है। बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन अब अपन करें, ठीक है। कैसे कि क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं? क्या सिर्फ इथिकल रीजन जो हैं वही सिर्फ लोकतंत्र के परिणाम जो हैं, लोकतंत्र के परिणामों का कारण बन सकते हैं, ठीक है। या लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारक भी हैं। लोकतंत्र के पीछे, लोकतंत्र को पसंद करने के पीछे कुछ लॉजिकल कारण भी हैं क्या? चलिए देखते हैं। तो आज दुनिया के 100 से अधिक देश जो हैं किसी ना किसी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। कैसे करते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या होता है? इनका खुद का एक औपचारिक संविधान होता है, ठीक है। इनके खुद के चुनाव होते हैं। इनके यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। चुनाव के लिए कई सारे राजनीतिक दल भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति हो शासन करने के लिए या सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच चुनाव। राजनीतिक दल, बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दलों का होना किस बात की तरफ संकेत करता है कि यहाँ पे चुनाव में भाग लेने की, चुनाव में हिस्सेदारी रखने की सभी को छूट दी गई है। तो वो किस चीज को दर्शाता है? वो दर्शाता है लोकतंत्र को। तीसरी बात भी हो गई। चौथी बात करें, वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। बुनियादी अधिकार, कुछ मौलिक अधिकारों की भी गारंटी देते हैं। हमारे संविधान ने, हमारे भारत देश की संविधान ने आप सभी को, हम सभी को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिन्हें बुनियादी अधिकारों के नाम से भी जाना जाता है, और मौलिक अधिकारों की गारंटी भी दी गई है। यहाँ पे मौलिक अधिकार या बुनियादी अधिकारों की गारंटी देने से क्या मतलब निकल के आता है? हमारा जो 6वां मौलिक अधिकार है, सबने लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है तो हमारा जो 6वां मौलिक अधिकार है वो क्या बात करता है? वो बात करता है, हमारा 6वां मौलिक अधिकार, कि अगर ऊपर के 5 अधिकारों का अगर हनन होता है, ऊपर के 5 अधिकारों में से किसी एक का भी उल्लंघन होता है, तो 6वां अधिकार उन 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसको सौंपा गया है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, ठीक है। चलिए तो
ये बातें कुछ इस तरीके की हो गई जो कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दर्शाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखें कि कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं, ठीक है। क्या कोई एक चीज हर रोग की दवा बन सकती है? नहीं बन सकती। पर हम कई बार क्या करते हैं कि लोकतंत्र को भी हर मर्ज की दवा मान लेते हैं, हर बीमारी की दवा मान लेते हैं और लोकतंत्र से हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। और जहां पे हर एक चीज से, सिर्फ एक चीज से हर चीज की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है, वहीं पे हमें वो चीज बुरी लगने लगती है। पर क्या सिर्फ एक चीज हर बीमारी का इलाज हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसा ही हम लोकतंत्र के मामले में करते हैं कि सिर्फ लोकतंत्र से जो है हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर, यानी कि लोकतंत्र में सभी की दिलचस्पी होती है, ठीक है, सभी को पसंद होता है, तो उसके चलते हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्या अकेला लोकतंत्र सभी तरीके की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है? और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती, सिर्फ कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं, क्योंकि वो एक चीज आपकी सारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये होती है, दुनिया की कोई भी एक चीज हर चीज को पूरा नहीं कर सकती, हर उम्मीद को पूरा नहीं कर सकती। लोकतंत्र को जानने के लिए सिर्फ नैतिक कारणों का सहारा ही नहीं लिया जा सकता, कुछ तार्किक कारणों का सहारा लेना भी जरूरी है। उसके बाद हम देखें, जब हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को दोष देने लगते हैं क्योंकि वो शासन प्रणाली, वो लोकतंत्र हमारी हर जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, हमारी हर उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता, तो हम संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही रह रहे हैं, ठीक है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि क्या हम सच में लोकतांत्रिक शासन में रह रहे हैं, कि जो लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना गया है, जनता के लिए बनाया गया है, वही लोकतंत्र जनता की सारी सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हो गए अपने, ठीक है, लोकतंत्र से। अब लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप मात्र है, शासन करने का एक तरीका है। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। लोकतंत्र ने आपको मौलिक अधिकार तो दे दिए। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करना कि लोकतंत्र ने जो है आपको 6 मौलिक अधिकार तो दे दिए, पर क्या कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी शासक आपके घर में आएगा कि भाई ये लो, तुम्हारा ये अधिकार है? घर तक आपके सामान पहुंचाने आएगा? कोई नहीं आएगा। उन अधिकारों का प्रयोग आपको स्वयं करना होगा। आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको खुद ही वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। कोई राजनेता या कोई पुलिस वाला आपसे कहने नहीं आएगा भाई आपका शोषण हो रहा है, आपके इस अधिकार का हनन हो रहा है, चलो भाई रिपोर्ट लिखाते हैं। ऐसा नहीं होगा। जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनका प्रयोग आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे करी गई है कि लोकतंत्र जो है शासन का स्वरूप मात्र, उसने चीजें बना के रखी हैं। अब उन चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो लोकतंत्र बना सकता है, लेकिन नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने अधिकारों को हासिल करना होता है। उसके बाद देखें, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं। यानी कि जिन चीजों को हम ज्यादा मूल्यवान समझते हैं, लोकतंत्र का उन चीजों से कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब हम देखें उत्तरदायी एवं वैध शासन के बारे में जानें कि क्या लोकतंत्र जो है एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है, रिस्पॉन्सिबल और वैलिड शासन है क्या?
चलिए जानते हैं इसको भी। तो लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किस हद तक वैध है, यानी कि किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है और किस हद तक वैलिड है, इसे जांचने के लिए जरूरी है कि हम सवाल करें। क्या सवाल करें कि क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनाव में भाग लेने और खुद के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है? पहला सवाल आपसे है, आपको इस सवाल का उत्तर कमेंट में करके बताना है। काफी सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं लोकतंत्र के बारे में, तो अब आप बताएंगे कमेंट करके मुझे कि क्या लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है? क्या दूसरा सवाल है आपसे, क्या चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है? जो सरकार आप चुनते हैं वो आपकी सारी उम्मीदों और आपकी सारी आकांक्षाओं को पूरा कर पाती है? तीसरा सवाल, क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिए जाते हैं और फैसले कितने जन कल्याणकारी होते हैं? ठीक है, ये 3 सवाल जो हैं, इन 3 सवालों के उत्तर आपको कमेंट में करके बताना है मुझे। चलिए अब हम जानते हैं एक एक करके एक एक सवालों के जवाब। पहला सवाल जो आपके सामने था कि क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनावों में भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है? अब हम इस सवाल का अपन मूल्यांकन करें तो हम क्या पाते हैं कि हाँ, लोग जो है चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य भी करते हैं। जनता में जागरूकता की वृद्धि एवं व्यापक प्रतिरोध से लगातार इसमें सुधार की संभावनाएं भी बनी है, यानी कि जनता अपना नेता चुनने में जागरूक बनी हुई है। हर जनता को पता है कि हमारे पास मताधिकार है, हमें वोट देना है। उसके बाद देखें कि शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण आज लोग अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर उपयोग कर रहे हैं, जबकि पूर्व में उन्हें या तो वंचित कर दिया जाता था कि आप वोट नहीं दे सकते, अथवा उनकी रुचि ही नहीं रहती थी, उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जनता जागरूक हो रही है, जनता शिक्षित हो रही है, उन्हें अपने अधिकार पता है, वो लोगों का चुनाव कर सकते हैं और करते भी हैं। अपने जनप्रतिनिधियों के चुनाव में वो भागीदारी लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों को चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखें, अभिवंचित वर्ग के लोगों को कभी समाज के श्रेष्ठ जनों द्वारा मताधिकार से वंचित रखा जाता था। अभिवंचित यानी कि जो पिछड़े समुदाय के व्यक्ति हैं, उनको पहले समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा जो है मताधिकार से वंचित रखा जाता था। वे आज मुखर होकर यानी कि आगे आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने अधिकारों की बात भी वो करते हैं। उसके बाद देखें कि आज लोग सिर्फ मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की निर्णय प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप लेते हैं। किस तरीके से लोग सरकार की निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप लेते हैं? वो इस तरीके से लेते हैं, आपने दबाव समूह और आंदोलन समूह का नाम सुना होगा, ठीक है। तो दबाव समूह और आंदोलन समूह क्या करते हैं? दबाव समूह और आंदोलन समूहों की क्या भूमिका होती है? जनता और सरकार के बीच ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जनता की मांगें सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाते हैं। तो दबाव समूहों के माध्यम से जो है सरकार की निर्णय प्रक्रिया में जनता हस्तक्षेप भी कर रही है। उसके बाद देखें कि यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, क्योंकि उसे जनता द्वारा नकारने का खतरा भी बना रहता है। अगर सरकार जो है जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है, अपने कार्यों को पूरा नहीं करती है, तो भविष्य में उन्हें ये खतरा बना रहता है कि जब अगले चुनाव होंगे तो जनता हमें कुर्सी से उतार देगी, अब हमें सत्ता में नहीं आने देगी और उनकी सत्ता छिन जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब आगे देखें। आ जाइए, अब देखें आप, क्या चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है?
जिस सरकार को चुना गया है, जो सरकार वर्तमान में है, क्या वो सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है? चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं, ठीक है, कम प्रभावी सरकारें बनती हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। जो अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, जिन देश में लोकतंत्र नहीं है, जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, तो उन देशों के शासकों को विधायिका का सामना ही नहीं करना, विधायिका ही नहीं है वहां पे, उनमें उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता कि भाई जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों का दमन ना कर दें। तो उन्हें जो है ना अल्पसंख्यक से मतलब है ना बहुसंख्यक से मतलब है, उन्हें अपने शासन से मतलब है, बस अपनी मनमानियों से मतलब है। तो लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जो है जनता से बातचीत और तोल मोल के आधार पर काम चलता है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। ठीक है, लोकतंत्र की बात हो रही है कि लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाएगी तो सरकार जो है जनता के पक्ष में फैसला लेगी और वो फैसले जनता के लिए प्रभावी साबित भी होंगे। क्लियर होगी इतनी बात? अब चलते हैं आगे और देखते हैं तीसरे प्रश्न की बात करें। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिए जाते हैं और फैसले कितने जन कल्याणकारी होते हैं? क्या सरकार जो फैसला लेती है वो फैसले शीघ्र ले लिए जाते हैं और वो फैसले जो हैं कितने जन कल्याणकारी होते हैं? यह सच्चाई है कि लोकतंत्र में बहस मुबाहिसों के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने संसद की प्रक्रिया को देखा हो, संसद की डेली प्रक्रिया अगर आप देखते हो या एक दिन की भी संसद की कार्यवाही को आपने देखा हो, तो विभिन्न सांसदों के बीच जो है संसद में बहस चलती रहती है और पूरी प्रक्रिया बहस के माध्यम से ही संपन्न होती है और जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बहस के माध्यम से ही लिए जाते हैं, क्योंकि जो अपने सांसद या विधायक बैठे हैं पार्लियामेंट में, उनकी अनुमति के बिना, उनके बहुमत के बिना कोई काम होता नहीं है। ठीक है, तो भाई बहस होना स्वाभाविक है, बातचीत होना स्वाभाविक है, वो तो होगी ही। फैसलों को विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल गुजरना पड़ता है, क्योंकि पहले एक सदन में प्रस्ताव जाएगा, वहां पास होगा, दूसरे सदन में जाएगा, वहां पास होगा। जब दोनों सदन से पास हो गया, दोनों सदनों के सदस्यों का बहुमत मिल गया, तब आगे जाके राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने अगर सहमति दे दी तो ही वो जो है विधेयक अधिनियम बन पाएगा, नियम बन पाएगा, कानून बन पाएगा। ठीक है, तो फैसलों को जो है विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। स्वाभाविक है कि फैसलों में अनिवार्य रूप से विलंब होता है, यानी कि देर होती है। आगे देखें कि कभी कभी तो अत्यधिक विलंब के कारण लिए गए फैसले भी अप्रासंगिक हो जाते हैं, यानी कि कभी कभी फैसलों की प्रक्रिया इतनी देरी से हो पाती है कि वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, माने कि उस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब देखें कि वहीं दूसरी ओर फैसलों में विलंब के मामले को यदि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में देखा जाए, फैसला लोकतांत्रिक सरकारें तो देर से ले पा रही हैं, लेकिन अगर फैसलों में देरी के मामले में हम गैर लोकतांत्रिक सरकारों की बात करें तो देखते हैं कि वहां फैसले शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से ले लिए जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले जो है जल्दी ले लिए जाते हैं और प्रभावी ढंग से ले लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें भाई, फैसलों की बात हो रही है, क्या क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा फैसले शीघ्र ले लिए जाते हैं और क्या जन कल्याणकारी होते हैं, ये बात अपनी चल रही है। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने देखा कि फैसले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कंपैरिजन में जल्दी ले लिए जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले किसी खास व्यक्ति द्वारा बगैर बहस मुबाहिसों के ले लिए जाते हैं। भाई गैर लोकतांत्रिक एक का शासन है, बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, इन फैसलों को लंबी विधायी प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना पड़ता। भाई 2 सदन होंगे, राष्ट्रपति होगा, ये सब होगा, तब तो लंबी प्रक्रिया होगी। अगर है ही नहीं तो लंबी प्रक्रिया की बात ही नहीं है।
शीघ्रता से लिए। अब गैर लोकतांत्रिक में फैसले कैसे लिए जा रहे हैं? शीघ्रता से, जल्दी ले लिए जा रहे हैं। तो शीघ्रता से लिए ये फैसले कभी कभी प्रासंगिक एवं न्यायोचित भी लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। लोग राहत का भी एहसास करते हैं कि भाई फैसला जल्दी दिया गया, परंतु इसके फैसलों को यदि हम समग्रता से देखते हैं तो काफी क्षोभ एवं निराशा होती है कि जरूरी नहीं कि वो फैसला जो है सटीक ही लिया जाए, किसी के अच्छे पक्ष में ही लिया जाए। तो कारण स्पष्ट है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। कोई नियम कानूनों के आधार पर तो लिए नहीं जाते फैसले लिए जाते हैं पूर्वाग्रहों के आधार पर, प्रेजुडाइज के आधार पर, यानी कि जैसा पहले हुआ होगा वैसा सोच लिया कि हाँ भाई आगे भी अब हम ऐसा करेंगे, या फिर अपनी मनमानी से ले लिए। तो पूर्वाग्रहों के आधार पर या मनमानी की अधिकता रहती है जो कभी सामूहिक जन कल्याण की दृष्टि से दुरुस्त नहीं होती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को यह जानने का हक होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले किस प्रकार लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये पता नहीं होता लोगों को कि फैसले लेने का भाई इनका तरीका क्या है। तात्पर्य पारदर्शिता एवं संतोष का भाव प्रलक्षित होता है। यानी कि इसका क्या मतलब है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, सभी को पता होता है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं, और संतोष का भाव भी प्रलक्षित होता है, यानी कि संतोष, सेटिस्फैक्शन भी लोगों के सामने हमें नजर आता है। उसके बाद देखें कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं रहती कि फैसलों में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, या फिर लोगों को सेटिस्फैक्शन हो यानी कि संतोष की अनुभूति हो। क्लियर हो गई ये बात? तो 3 बातें अपन ने देखी और 3 बातों से जो है हमने ये जाना कि लोकतंत्र जो है कितना उत्तरदायी और वैध शासन है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन हमने किया। अब हम देखें, अब हम बात करें ये एक मैप आपको दिख रहा है, वैसे तो एक भारत का मैप है, लेकिन भारत के आगे भी कई देशों को इसमें जो है जोड़ा गया है। तो इस मैप के माध्यम से हम क्या जानेंगे? ये दक्षिण एशिया का मैप है। इसमें हम जानेंगे कि लोकतंत्र को बेहतर कितने देश मानते हैं, तानाशाही को बेहतर कितने देश मानते हैं, या कितने देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तानाशाही शासन अच्छा है कि लोकतंत्र बेहतर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो एक नजर इसकी तरफ भी देख लेते हैं। दक्षिण एशिया का ये नक्शा आपके सामने है। इसमें हम देखें कि लोकतंत्र को बेहतर बांग्लादेश 69% देखता है, ठीक है। भारत 70% मानता है कि लोकतंत्र बेहतर है। नेपाल 62% मानता है। पाकिस्तान 37% मानता है। वहीं श्रीलंका 71% मानता है कि लोकतंत्र बेहतर होता है। उसके बाद कभी कभी तानाशाही को बेहतर मानने वाले देशों का प्रतिशत कितना है? बांग्लादेश 6% मानता है कि कभी कभी तानाशाही बेहतर होती है। भारत 9% मानता है भाई कि तानाशाही बेहतर होती है कभी कभी। नेपाल 10% मानता है। पाकिस्तान 14%, श्रीलंका 11% मानता है कि तानाशाही बेहतर है। अब भाई नीला रंग जो है यहाँ दर्शाता है कि भाई इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या है भाई, ठीक है, जो शासन हो मंजूर है, ठीक है। तो बांग्लादेश के 25% आबादी को फर्क नहीं पड़ता कि कैसा भी शासन हो। भारत के 21% जनता को फर्क नहीं पड़ता कि कैसा भी शासन हो। नेपाल को 28% फर्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान के 49% लोगों को फर्क नहीं पड़ता और श्रीलंका के 18% लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो इस मैप के माध्यम से हमने क्या जाना कि कितने प्रतिशत लोगों को लोकतांत्रिक शासन अच्छा लगता है, कितने प्रतिशत लोगों को तानाशाही बेहतर लगती है और कितने प्रतिशत दक्षिण एशियाई देशों को, दक्षिण एशियाई लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चाहे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो। तो एक बार फिर से समझने के लिए आप सभी मैप को एक बार और अच्छे से देख लें, उसके बाद बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अब देखेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में, यानी कि लोकतांत्रिक देश जो है आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में तानाशाही शासन से आगे होते हैं या नहीं। चलिए तो
पहली बात देखें, पहली बात समझें कि अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? जब लोकतांत्रिक शासन में हम अच्छी सरकार की उम्मीद करते हैं, हम अच्छे से अच्छा प्रतिनिधि, अच्छे से अच्छा नेता चुनने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम उनसे विकास की उम्मीद नहीं करते? क्या उचित विकास की उम्मीद नहीं करते हैं? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो हम पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा बेहतर है। किनका रिकॉर्ड? तानाशाहियों का आर्थिक विकास के मामले में लोकतंत्र से जो है अच्छा रिकॉर्ड है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आर्थिक विकास के मामले में पीछे है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए क्या है? एक चिंता का कारण है, क्योंकि लोकतंत्र में जब हम सरकार अच्छे से अच्छी चुनने की बात करते हैं तो हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि हमारा आर्थिक विकास ज्यादा हो, लेकिन हम आंकड़ों के आधार पर पाते हैं कि तानाशाही शासन जो है लोकतंत्र के मुकाबले ज्यादा आर्थिक समृद्धि लाने में सक्सेस है। तो उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए एक चिंता का कारण बन जाती है। इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम देखें कि आर्थिक विकास कई कारकों, जैसे कि आर्थिक विकास किन पर डिपेंड करता है? देश की जनसंख्या के आकार पर। अगर देश की जनसंख्या अधिक होगी तो आर्थिक विकास उतना नहीं हो पाएगा। वैश्विक स्थिति की बात करें कि उस देश की विश्व में क्या स्थिति है, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर है। अन्य देश उस देश की कितनी सहायता करते हैं और देश द्वारा तय की गई, यानी कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश की आर्थिक प्राथमिकताएं किस तरीके से हैं, इन सभी कारकों पर, इन सभी तत्वों पर जो है आर्थिक विकास जो है डिपेंड करता है। उसके बाद देखें कि तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि तानाशाही शासन व्यवस्था जो है वो ज्यादा अच्छे से आर्थिक विकास कर रही है, तो इसमें अंतर भले हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक अन्य और भी सकारात्मक फायदे हैं। क्लियर हो गई ये बात? आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में तानाशाही और लोकतांत्रिक देशों की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको एक अपन मैप के द्वारा और समझ लेते हैं कि आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा यहाँ पे 2000 से 2006 के अनुसार दिया गया है। अब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास की श्रेणी में 3 चीजें दी गई हैं आपको, एक धनी वर्ग, एक मध्यम वर्ग, बीच बीच के यानी कि मध्यम वर्ग, ठीक है, और आखिरी वर्ग आपको दिया गया है गरीब वर्ग। 3 वर्गों की बात कही गई है। इस कार्टून के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। तो धनी वर्ग आप देखते हैं आर्थिक विकास के चलते धनी वर्ग और ज्यादा धनी होता जाता है और ज्यादा मजबूत होता जाता है। वहीं मध्यम वर्ग जो है वो मध्य का ही रह जाता है, उस पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उसके बाद हम देखें तो गरीब वर्ग जो है और ज्यादा गरीबी की तरफ सिकुड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास किस तरीके से सिर्फ एक वर्ग का हो रहा है, बाकी वर्ग जो है उससे परेशान है। यानी कि आर्थिक विकास के चलते एक देश में सिर्फ समाज के एक वर्ग यानी कि अमीर वर्ग जो कि संख्या में कम है लेकिन उनका विकास ज्यादा होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरा वर्ग जो गरीब वर्ग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है जनसंख्या में, वहीं उसका विकास जो है बहुत कम हो पाता है। क्लियर हो गई ये बात? अब चलते हैं आगे देखें, एक चार्ट की बात करें। एक चार्ट के माध्यम से अपन समझेंगे। यहाँ पे चार्ट 1 है, इसके बाद चार्ट 2 भी देखेंगे। तो चार्ट 1 क्या बात करता है? विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरों की बात करता है। 1950 से 2000 के बीच की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है शासन का प्रकार और देश। यहाँ पे दी है विकास दर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है सभी लोकतांत्रिक शासन, दूसरा पॉइंट है सभी तानाशाही शासन, तीसरा पॉइंट है तानाशाही वाले गरीब देश और चौथा पॉइंट है लोकतंत्र वाले गरीब देश। अब देखें, सभी लोकतांत्रिक शासन जो है
सभी लोकतांत्रिक शासन जो है सब उनकी विकास दर कितनी है, 3.95% है। सभी तानाशाहियों की इनसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखें तानाशाही वाले गरीब देश इतने परसेंट है, 4.34, और लोकतंत्र वाले गरीब देश कितने हैं, 4.28 है। ठीक है, अब क्या देखने को मिल रहा है कि सभी लोकतांत्रिक शासन की जो आर्थिक विकास दर है वो सभी तानाशाहियों से कम है, लेकिन जब गरीबी की बात आती है कि तानाशाही वाले गरीब देश और लोकतंत्र वाले गरीब देश, तो उनमें कुछ ज्यादा अंतर हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही बात कही गई है कि चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड जो है थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो अंतर लगभग जो है समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब बढ़े आगे। चार्ट 2 की बात करें तो चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। कैसे? यहाँ पे आप देखें चुने हुए देशों में आय की असमानता, यहाँ पे देशों के नाम हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सापन देखें। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क और हंगरी, ये कुछ देश आपके सामने हैं। ठीक है, अब अपन इसको थ्योरी के माध्यम से समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है। ठीक है, ऊपर के 20% लोग जो हैं वो 64.8% आय के हिस्से पर आय पर अपना हिस्सा रखते हैं, वहीं नीचे के 20% लोग जो हैं वो सिर्फ 2.9% हिस्से पर, राष्ट्रीय आय के 2.9% हिस्से पर अपना हक रखते हैं। आई बात समझ में? इसी तरीके से अन्य देशों की भी बातें यहाँ पे हैं। तो जबकि नीचे के 20% लोग जो हैं, 20% लोग जो हैं राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क जो हैं इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? दोनों चार्ट आपको समझ में आ गए। अब बढ़े हम आगे। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में अब हम बात करें। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या है? असमानता और गरीबी में कमी। असमानता और गरीबी में कमी किस तरीके से? जब देश में आर्थिक विकास तेज हो, जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या, जब आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या अमीर और गरीब को समान आमदनी हो रही है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? यानी कि जब आर्थिक विकास हो तो सभी का आर्थिक विकास हो, सभी वर्ग का, और जब आर्थिक विकास ना हो यानी कि आर्थिक असमानता बढ़े तो क्या वो सभी के बीच बढ़ रही है? क्या लोकतंत्र के आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? क्या जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है तो उससे अवसर और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? क्या सभी अवसर सभी लोगों को समान रूप से मिल पाते हैं? सारी वस्तुएं सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से मिल पाती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। इस बात से क्या मतलब निकल के आ रहा है? राजनीतिक समानता पर आधारित होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। हर एक मतदाता के वोट का मूल्य एक होता है। ठीक है, चाहे वो वोट अमीर व्यक्ति दे, चाहे वो वोट गरीब व्यक्ति दे। अब जब हर वर्ग के व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर है, एक व्यक्ति एक वोट, तो तब जब आर्थिक समानता की बात आती है, राजनीतिक समानता से हटके जब आर्थिक समानता की बात आती है, तब क्यों गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के बीच की खाई जो है और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है? ये सवाल है। सबसे अहम मुद्दा ये है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें एक इमेज आपको दिख रही है। ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है। एक लेडी उस बच्चे से पूछ रही है कि ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने नीचे कैसे गिर गए? अब वो बच्चा बोल रहा है कि तुम ही बताओ क्यों गिर गया। अब जबकि क्यों गिरा है वो, आप देखें वो भूखा है,
ठीक है, उसके पास भोजन नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है उसके पास रहने को आवास नहीं है, घर नहीं है, तो वो नीचे नहीं गिरेगा तो क्या होगा? भाई अमीर वर्ग की एक महिला एक बच्चे से पूछ रही है कि आप नीचे कैसे गिर गए। भाई ये नहीं देखा जा रहा, बैकग्राउंड नहीं देखा जा रहा कि भाई किन किन सुविधाओं का अभाव है, जो सारी सुविधाएं तुमको प्राप्त है। बात हुई क्लियर? कहाँ है आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता के होते हुए भी, सब जनता का वोट का मूल्य बराबर होते हुए भी? चलिए देखते हैं आगे। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में तो बराबरी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिल जाता है उसके साथ ही आर्थिक असमानता को हम बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर, यानी कि मुट्ठी भर कुछ व्यक्ति, मुट्ठी भर के अमीर व्यक्ति जो है आय और संपत्ति में अपने अनुपात का बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता है। ठीक है, उनका हिस्सा भी बढ़ता गया। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक इमेज दिख रही होगी, उस इमेज के जरिए आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, 2% अमीर आदमी, 2% अमीर वर्ग, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है दुनिया में, अपने देश में भी 2% अमीर वर्गों के पास विश्व का इतना पूरा धन है, जबकि 50% गरीब आबादी के पास, 50% गरीब वर्ग के पास मात्र एक स्लाइस ही उसको मिलती है, सिर्फ इतना ही मिलता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि समाज का जो एक बहुत छोटा सा वर्ग है, भारत देश का एक जो बहुत छोटा सा वर्ग है अमीर वर्ग, उसके हाथ में धन संपदा ज्यादा है। ठीक है, वहीं समाज का जो इतना बड़ा वर्ग है उसके हाथ में धन संपदा इतनी सी है। क्लियर हुई ये बात? अगली बात करें तो समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं और उनकी आमदनी गिरती जाती है। कई बार तो उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतों की पूरी करने में भी असुविधा होती है। क्लियर हुई इतनी बातें कि किस तरीके से जो है आर्थिक असमानता व्याप्त है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है। बिल्कुल भाई, जनसंख्या जिसकी ज्यादा है उसके वोट ज्यादा है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ नहीं धोना चाहती। आप देखते होंगे जब चुनाव आते हैं तो हर राजनेता सबसे पहले किसके उत्थान की बात करते हैं? गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, क्योंकि गरीब संख्या में ज्यादा है तो वोट ज्यादा है। ठीक है, फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितनी आप और हम उनसे उम्मीद करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब देखें सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस तरीके से होता है, इसको भी जान लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत जो है सामाजिक विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें कि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, वंश, लिंग, सब तरीके के अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी विविधताओं के होते हुए इस देश में सामंजस्य कैसा बैठाया जाए, ठीक है, उसको जानते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल, कोई भी समाज जो है उसके बीच में अगर दूसरी समाजों के बीच में अगर टकराव है तो वो टकराव जो है पूरी तरीके से तो खत्म नहीं किए जा सकते। हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। और इस काम के लिए कौन सबसे बेहतर है? कौन सबसे बेहतर है? लोकतंत्र सबसे बेहतर है। सामाजिक सामंजस्य में लोकतंत्र सबसे बेहतर साबित होता है। उसके बाद देखें गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सामंजस्य के बारे में बात करें तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं। यानी कि गैर लोकतांत्रिक देशों में जो भी सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं वो सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें उन पर ध्यान नहीं देती या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर
विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा एक गुण है। एक परिणाम को हासिल करने के लिए इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना ही नहीं है, बल्कि बहुमत का जो है बहुमत में सामंजस्य बैठाना भी है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का भी ध्यान रखना होता है। हमारे संविधान के 5वें मौलिक अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की भी बात करता है, उनकी भी संस्कृति के संरक्षण की बात करता है। तो बहुमत को जो है हमेशा अल्पमत का भी ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। बहुमत की बात करें या अल्पमत की बात करें तो बहुमत और अल्पमत दोनों की राय, दोनों का ओपिनियन कोई स्थायी चीज नहीं होती, वो समय के साथ बदल भी जाता है। तो बहुमत के शासन का अर्थ है धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और अलग अलग समूह जो है बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। बहुमत में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म, एक समुदाय, एक भाषा के आधार पर ही निर्णय लिए जाएं। बहुमत में सामंजस्य होता है, बहुमत में सामाजिक सामंजस्य होता है, सभी समाजों के व्यक्तियों की राय होती है, यानी कि सबकी राय होती है, तभी वो जाके बहुमत बनता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी ना किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ठीक है, लोकतंत्र कब तक लोकतंत्र रहता है? जब तक प्रत्येक नागरिक को, हर एक नागरिक को किसी ना किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, ठीक है, जन्म के आधार पर, भाई किसी का भी जन्म जो है किसी भी जाति, किसी भी वंश, किसी भी धर्म में हो सकता है, तो अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। ठीक है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समान रूप से नहीं रह जाता है। आगे की बात करें तो अब नागरिकों की गरिमा और आज़ादी की बात करें कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा, अपने लोगों की डिग्निटी और आज़ादी के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और कितना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग गरिमा और आज़ादी का अनुभव करते हैं। उसमें देखें कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, खाता पीता है, जिन लोगों के साथ वो काम करता है, वो हर व्यक्ति जो है अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। टकराव कब पैदा होगा, लड़ाई झगड़े कब पैदा होंगे? जब व्यक्तियों को लगेगा कि भाई उनकी गरिमा उनके हाथ में नहीं है, ठीक है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तभी भेदभाव और टकराव, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। बिल्कुल, हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णयों के अनुसार जी सके, अपने मन के अनुसार जी सके। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण अपन लें। ठीक है, क्या उदाहरण लें कि दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं, यानी कि पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। ठीक है समाज की और घर की हर भूमिका में, हर निर्णय में पुरुषों का ही बोलबाला रहा है, यानी कि महिला की गरिमा कहाँ है, महिला का स्थान कहाँ है, महिलाओं का वर्चस्व कहाँ है। तो यहाँ पे हमने महिला पुरुष का उदाहरण लिया और जाना कि हर जगह जो है समाज के अधिकांश देशों के समाजों में जो है पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। लेकिन महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है।
आ गई बात समझ में? और ये किसके माध्यम से सफल हो पाया? ये किसके माध्यम से सफल हो पाई? ये सारी चीजें कि महिलाओं को भी गरिमा और समानता का व्यवहार मिले, वो लोकतंत्र के कारण सफल हो पाई। जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, देश में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। जातिगत असमानता क्या है कि जब विभिन्न जातियों के बीच असमानता, भेदभाव का व्यवहार किया जाए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जो है कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जा और समान अवसर के दावे पर बल दिया है, बिल्कुल दिया है। समानता के अधिकार की हम बात करें, मौलिक अधिकार में पहला अधिकार समानता के अधिकार की बात करता है, तो उससे क्या बात निकल के आती है कि व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो किसी भी समुदाय का हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संविधान के द्वारा उन्हें आरक्षण भी दिया गया है। तो इन सारी बातों से हमने क्या समझा कि जितनी भी सामाजिक असमानताएं हैं, पुरुष महिला के बीच की असमानताएं हैं, जातिगत असमानताएं हैं, ठीक है, तो वो असमानताएं दूर करने में सहायक कौन है? लोकतांत्रिक शासन ही उन असमानताओं को दूर करने में सहायक है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा जो है कभी खत्म नहीं होती। हमने शुरू किया था कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। आप कितना भी मूल्यांकन कर लें, कितनी भी जांच कर लें, पर इसकी जांच जो है और परीक्षा जो है कभी खत्म नहीं हो सकती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। बिल्कुल, लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा सा लाभ मिलता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं कि हमें और चाहिए। शिकायतों का बना रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। भैया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है यहाँ पे। क्या लाइन बोली गई है? शिकायतों का बना रहना, यानी कि शिकायत कहाँ बनी रहेगी? जहां भाई लोगों के अधिकार होंगे, लोग मांग सकेंगे, वहीं तो वो शिकायत कर सकेंगे कि भाई हमारे साथ ये गलत हो रहा है। अगर वो किसी देश में बोल ही ना पाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो क्या वहां लोकतंत्र है? तो शिकायतों का बना रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे ये पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं, वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता है, क्योंकि लोगों की भी भागीदारी है, लोग जागरूक हो चले हैं। साथ ही साथ यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही ही देता है। यानी कि प्रजा किसके अंडर में होती है? राजा के अंडर में, ठीक है, लेकिन जनता किसके अंडर में होती है? लोकतांत्रिक शासन के अंडर में होती है। जनता ही लोकतांत्रिक शासन को चला रही है। तो जब जनता प्रजा से नागरिक बन जाए तो कहा जाता है कि हाँ भाई, लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उस देश में विद्यमान है। क्लियर हो गई इतनी बातें? यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अगर हो कोई समस्या तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इस चैप्टर का हमने आपको वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड कराया है। चैप्टर हमने कई सारे पार्ट्स में, 2 से 3 पार्ट में जो है हमने कवर किया है। उसके साथ इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन वंस और एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको दिए गए हैं। और आज हमने इसका वन शॉट रिवीजन भी किया। तो सारे लेक्चर देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉप कोर्सेज भी हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। 3 बोर्ड को हम कवर करते चलते हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई हिंदी मीडियम और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का कोर्स भी हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि सारे कोर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर जो है एकदम फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा हम यूट्यूब के अलावा फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा और ट्विटर पर भी हम अवेलेबल हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।